हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। माय नेम इज़ निकिता चौहान और आप देख रहे हो द हिंदू की कंप्लीट एनालिसिस। सो स्टार्ट करते हैं। आज है 18 दिसंबर और डे है संडे, तो एडिटोरियल तो नहीं होंगे। सो फर्स्ट पेज पे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है बिल्किश बानो का जो प्ली था उसे। अब ना एक बार बहुत दिनों से न्यूज़ में था, मैंने बताया भी नहीं था तो बता दूँ। बिल्किश बानो ना एक वुमेन है जो 2002 के अंदर जो गुजरात में गोधरा के वायलेट जो रायट्स हुए थे ना, ट्रेन ब्लास्ट वगैरह हुआ था, उसके अंदर इनकी फैमिली के 7 लोगों को मार दिया गया था और इनके साथ भी रेप किया था। तो ना जिन लोगों ने ऐसा किया ना, उन्हें 14 साल की जेल मिली थी और उनकी जेल कंप्लीट हो गई है और उन्हें रिलीज़ कर दिया है। तो इसके बारे में इन्होंने केस फाइल किया। मतलब इनकी फैमिली में से ये खाली अकेली सर्वाइवल बची है, बाकी सबको मार दिया गया था उन लोगों के द्वारा। तो उन्हें ही जेल में डाल दिया था गुजरात गवर्नमेंट ने, बट अब उन्हें रिलीज़ कर दिया है। क्यों रिलीज़ किया? क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड था वो कंप्लीट हो गया। और फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी है, किसी भी पर्सन को उस डेट पे जो उस केस में मतलब उस टाइम पे जो लॉ बना होता है ना, जब उन्होंने क्राइम किया होता है, उसी हिसाब से उन्हें पनिशमेंट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बाद हम लॉ बनाए ऐसे क्राइम के लिए और फिर उन्हें उस न्यू लॉ की बेस पे पनिशमेंट दी, ये अलाउ नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है प्ली। फिर नेक्स्ट है जीएसटी के बारे में। जीएसटी काउंसिल की बात की है कि उनकी टैक्स रेट अभी भी सेम है, ठीक है। तो अब ना जीएसटी काउंसिल के नाम आया तो आपको ना जीएसटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती हैं, जो सारे जो वैल्यू एडेड टैक्स होते हैं ना, उन्हें सारे सबको मिला के एक टैक्स बनाती हैं। तो कंज्यूमर देता है गवर्नमेंट को, जो बिज़नेस और जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके बाद। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के जीएसटी होते हैं, जैसे CGST, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, SGST, IGST एंड ये 3 टाइप के जीएसटी होते हैं और इनकी रेट्स भी अलग अलग होती हैं। जैसे कई प्रोडक्ट्स पे 5% का जीएसटी लगेगा, कुछ पे 12% का, कुछ पे 16% का और कुछ पे 28% का। वेरी करता है वो प्रोडक्ट कैसा है। जैसे सरसों का तेल है तो उस पर ज़्यादा नहीं लगेगा, 12 to 5% ही लगेगा। और बड़ी बड़ी कार्स हैं जैसे मर्सिडीज़ वगैरह, तो इन पर अराउंड 28 या 28 से ज़्यादा ही टैक्स लगेगा। तो वेरी करता है वो प्रोडक्ट कैसे हैं, उस हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। फिर अब बात करें इसके ऊपर लेजिस्लेचर की, तो ना ये इंट्रोड्यूस हुआ था 122 अमेंडमेंट बिल के द्वारा और इससे 2014 में, और इसे अप्रूवल मिली 2016 में 101st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2016 में। सेंट्रल जीएसटी है ना, वो कवर करता है एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स और कुछ और टैक्स। स्टेट जीएसटी कवर करता है वैट और लग्जरी टैक्स। इंटीग्रेटेड जीएसटी IGST वो कवर करता है इंटर स्टेट ट्रेड, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रेड होती है ना उस टाइम पे। और आर्टिकल 246A स्टेट को ये पावर देता है कि वो गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगा सके। आर्टिकल 246A, ठीक है। अब जीएसटी काउंसिल जो है ना, मतलब जीएसटी के कुछ एडवांटेजेस समझ लो। जैसे गवर्नमेंट के लिए क्या एडवांटेज करती है? एक कॉमन मार्केट करती है, एक कॉमन टैक्स सिस्टम करती है, तो ज़्यादा सारे टैक्स कलेक्ट करने नहीं पड़ते। और ये ना काफ़ी सारे टैक्स जैसे स्टेट में और इसमें बढ़ता था, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करता है कौन? जीएसटी। इसीलिए जीएसटी जब आता है ना, तब कहते हैं कि ये सारे एक्स्ट्रा के जो टैक्स थे वो सारे कट जाएंगे, ऐसा कहा था। तो यही था जीएसटी के बारे में। एंड हाँ, आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3। गहलोत जी जो हैं राजस्थान के, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने की बात की है। तो ना अब आप थोड़ा स्टैटिक पार्ट देख लो ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी? एक लाइफ लॉन्ग इनकम जैसे समझ लो एक स्कीम थी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी ना जो आपकी सैलरी होती है ना गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, उनकी जो सैलरी होती है उसका 50% उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा, ऐसा था। तो ना सर्विस की जो सिक्योरिटी थी ना, जॉब सिक्योरिटी, और ऊपर से आगे के लिए भी सही रहता है फैमिली के लिए, इसीलिए। पर ना गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा के न्यू स्कीम लाई, तो उस बारे में बात है। और इसके अंदर एक और चीज़ थी, जनरल प्रोविडेंट फंड मिल जाता, GPF। सो ये भी न्यू जो स्कीम थी ना पेंशन स्कीम, उसके अंदर नहीं थी। और ये जो स्कीम थी ना वो 2004 में गवर्नमेंट ने स्ट्रक डाउन कर दी। अब क्यों कर दी? बिकॉज ये जो स्कीम थी इसका ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि जो फंड था ना इस पेंशन के लिए वो क्लियर नहीं था, क्योंकि हर साल कितने लोग रिटायर हो रहे हैं ये गवर्नमेंट को पता नहीं रहता था। और जो फंड इसमें से निकाला जाता ना वो काफ़ी हाई रहता था।
तो इसीलिए गवर्नमेंट ने न्यू पेंशन स्कीम लाई। अब बात करें न्यू पेंशन स्कीम की, तो ये पब्लिक एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए अवेलेबल था। दूसरा, इसके अंदर ना जो सैलरी होती है उसका 10% देना पड़ता था। मतलब जब आप सर्विस में हो तब उसका 10% आपको अपनी रिटायरमेंट के पेंशन के लिए रखना पड़ता था। और इसमें ना मनी इन्वेस्ट करते थे, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और रिटायरमेंट के बाद पूरी अमाउंट भी विड्रॉ नहीं करने मिलती थी, 60% ही मिलती थी। अब आप पूछोगे इसमें मनी सिक्योरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ना ओल्ड पेंशन स्कीम में फिक्स था कि आपको इतने रुपए हर महीने मिलेंगे। इसके अंदर क्या करते थे, जो आपकी 10% सैलरी ऊपर से जो देती थी गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट जॉब्स के अंदर प्राइवेट कंपनियाँ, वो जाती थी एक शेयर जैसे समझ लो, आप शेयर में इन्वेस्ट करते थे और जैसा मार्केट अगर ऊपर होगा तो प्राइस ज़्यादा मिलेगी और मार्केट नीचे हुआ तो प्राइस कम मिलेगी आपको रिटायरमेंट के बाद, ऐसा कुछ था। वेरएज़ ओल्ड पेंशन स्कीम में एक फिक्स अमाउंट थी, भले मार्केट ऊपर हो या नीचे हो वो मिलेगी। और इसके अंदर एक और दिक्कत थी कि इसमें ना 10% हमें खुद से देना पड़ता था और इसके अंदर एज एफ कोई GRF नहीं था। जो GRF मतलब जनरल प्रोविडेंट फंड, वो नहीं था। और ये याद रखना, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है सबके लिए ख़त्म कर दी थी, बस जो आर्मी पर्सनल्स थे ना, डिफेंस पर्सनल, उनको छोड़ के। तो इसी के बारे में बात की गई है। लोगों को ना कोई जो पेंशन की सिक्योरिटी ना वो नहीं दिखती, लोगों को सिक्योरिटी चाहिए। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके अंदर 50% पक्का था आएगा ही। इसके अंदर अगर मार्केट डाउन हुआ तो कम अमाउंट मिलती और मार्केट हाई हुआ तो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तो नहीं, वैसे भी खुद के जेब से ही देने पड़ते थे 10%। सो इसी के बारे में बात है, आप याद रखना न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम। अब आगे आएंगे तो पेज नंबर 6 पे है पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो काम है प्रोटेक्ट करना सिटीजन्स के राइट्स को, वो करने में हर्डल बन रहा है। ठीक है, पेंडेंसी ऑफ केस कई बार पढ़ाई होगा न्यूज़ में, काफ़ी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है, वो जजेस को अपॉइंट ही नहीं होने देती। और गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसा नहीं है, वो लोग नेपोटिज्म करते हैं इसलिए हम उन जजेस को नहीं अलाउ करते। आप नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाओ, हम जजेस को अलाउ कर देंगे। बट इसके ऊपर जुडिशरी कह रही है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा, इसलिए हम NJC नहीं आने देंगे, हम कोलिजियम सिस्टम से ही जजेस को अपॉइंट करेंगे। ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा अगर जजेस को अपॉइंट करने के लिए कोई और आया तो यही है विवाद पूरा। देखते हैं कब तक चलता है। आगे जाएं तो पेज नंबर 7 पे है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हमारे आर्मी पर्सन्स काफ़ी ब्रेव हैं। जैसे गलवान के अंदर 2020 में हमने उन्हें धूल चटाई थी, वैसे ही तवांग के अंदर भी किया। और इसके ऊपर ना अपोजिशन के लीडर कह रहे हैं कि अब मोदी जी को चाय पर चर्चा नहीं, चाइना पे चर्चा करनी चाहिए। सो यही पॉलिटिकल बातें हैं, ये सब ध्यान नहीं रखना, बट बताने के लिए बता दिया। पेज नंबर 8 पे अब आप देखिए तो 2 IMP आर्टिकल्स हैं। पहला तो गवर्नमेंट सेज ब्रेस्ट कैंसर इज़ नॉट अ मैटर ऑफ नेशनल एक्सट्रीम अर्जेंसी। इसके अंदर पहले तो आप समझो कि कैंसर क्या होता है। कैंसर कब होता है, जब जो नॉर्मल सेल्स है ना वो इरेगुलरली ग्रो करते हैं। अब वो इरेगुलरली ग्रो करके ना, और वो नॉर्मल सेल की तरह काम ही नहीं करते, वो इरेगुलर होता है, उनका कोई काम नहीं होता, ऐसे ट्यूमर बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि जीन में ना कुछ ट्यूमर कॉज करने वाला जीन आ जाता है। उसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, कुछ जेनेटिकल रीज़न होते हैं, कुछ जैसे टोबैको वगैरह ले लो तो उससे कार्सिनोजेनिक के रीज़न हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो जीन में दिक्कत होती है। तो ऐसा गवर्नमेंट ने ये कहा कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा नेशनल इमरजेंसी वाली सिस्टम नहीं है, मतलब इतने एक्सट्रीम नहीं होते। तो ना ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ना केरला हाईकोर्ट में एक केस आया, एक फीमेल थी, उसे ब्रेस्ट कैंसर था एंड उसे ल्यूमेनिया ए था, मतलब ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज है एक। तो इसी के बारे में बात है। उस फीमेल की जो ड्रग लेती थी ना, वो उसका नाम था रिकोबेलिया, जो इतना एक्सपेंसिव था कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। इनफैक्ट उनके हस्बैंड और उनकी दोनों के मिला के जॉइंट इनकम 74,000 अराउंड थी, और वो जो रिकोबिया जो ड्रग था ना उसका कॉस्ट ही अराउंड 60,000 था। तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमारी फंडामेंटल राइट है, राइट टू हेल्थ हमारी फंडामेंटल राइट है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना चाहिए मेडिसिन कम प्राइस में। क्यों? क्योंकि जो ICMR का रिसर्च की थी ना, इंडियन उनकी रिपोर्ट्स है ICMR की। ICMR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये कहा है कि 1 लाख में से अराउंड 100 वुमेन्स को ब्रेस्ट कैंसर होता है।
तो अगर इतनी हम मतलब इतना ज़्यादा डेंजरस है, मतलब अराउंड 1 लाख में से 100 बहुत बड़ा नंबर होता है, इतने लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है, तो गवर्नमेंट को उसके लिए दवाइयाँ प्रोवाइड करवानी चाहिए अफोर्डेबल प्राइस में। हम ये नहीं कहते कि फ्री में करवाओ, अफोर्डेबल प्राइस में तो करवाओ ना। इसी के बारे में ये कह रही हैं और इसी बात पे इन्होंने प्ली फाइल की। अब क्या है रिजल्ट ये हमें पता नहीं, बट ये प्ली फाइल की थी और उसमें ये सारी बातें बताई हैं उन्होंने। और जो टोटल जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा आया है ना, उसके अंदर ये बताया है कि 23 लाख वुमेन्स को डायग्नोस किया ब्रेस्ट कैंसर से, जिनमें से 6,80,000 मतलब 85,000 थे, 6,85,000 लोगों की डेथ हुई, वुमेन्स की डेथ हुई ब्रेस्ट कैंसर से। तो ये इतना बड़ा कंसर्न ही है क्या? 2030 से ना ब्रेस्ट कैंसर के इंडिया में पेशेंट मतलब 2.5 करोड़ जैसे हो जाएंगे। कंसर्न है ही, इतना बड़ा कंसर्न है, इतने लोगों के लिए अगर इतनी महंगी दवाइयाँ होंगी तो कहाँ तक चलेगा। तो यही बात राइटर कह रहे हैं कि इतनी जो कॉस्टली दवाई हैं हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट को इंडिया में बनानी चाहिए और उनकी कॉस्ट थोड़ी कम करनी चाहिए। यही है पूरे में, ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो इसके बारे में देख लेना। अब नेक्स्ट ना इसके नीचे ही है ये जो टर्टल है, ऑलिव रेडली टर्टल, इसके बारे में बात की। आपके इम्पोर्टेंट है GS फौना एंड फ्लोरा के लेके, और GS3 से भी इम्पोर्टेंट है। ये जो टर्टल हैं ये मास नेस्टिंग करते हैं और ये ना उड़ीसा के कोस्ट पे आपको मिल जाएंगी। काफ़ी छोटी सी होती हैं और ऑलिव कलर्ड के होते हैं, इसलिए उसे उसका नाम ऑलिव टर्टल रखा है, ऑलिव रेडली टर्टल। कार्निवरस होते हैं ये, और ये वार्म वाटर में मिलते हैं, पैसिफिक में मिलेंगे, अटलांटिक में मिलेंगे और इंडियन ओशन में मिलेंगे। अब ये IUCN की वनरेबल लिस्ट में है। अब ये ऑलिव रेडली टर्टल को थ्रेट किन किन से है? ह्यूमन कंजप्शन से। कैसे? क्योंकि काफ़ी सारे ह्यूमंस ना इनके मीट को इन्हें प्रोचिंग करते हैं, मारते हैं मीट के लिए, शेल के लिए, लेदर के लिए और इनके एग के लिए। फिर सेकेंडली मराइन पॉल्यूशन काफ़ी होता है, वेस्ट काफ़ी होते हैं, कई टूरिस्ट आते हैं और इधर गार्बेज डंप कर जाते हैं इस वजह से। और थर्डली ट्रॉलर्स जो होते हैं ना उनसे। क्यों? क्योंकि जो ट्रॉलर्स फिशेस को कैच करने के लिए आते हैं ना, वो इन्हें भी कैच करके ले जाते हैं। अब एक लास्ट आर्टिकल नासा के बारे में है कि नासा एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च कर रही है जिसका काम यही होगा कि वर्ल्ड अर्थ पे के जो ग्लोब है वहाँ पर कहाँ कहाँ वाटर है, कौन सी नदी है, क्या है, ये एग्जामिन करेगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कितना आइस मेल्ट हो रही है वगैरह वगैरह, ये सब ये देखेगा स्पेस में से। यही मिशन है। होप सो आपको आज का एनालिसिस अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।